बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है पूरी? वहीद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी अस्सलाम वालेकुम। अदील, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू कंफर्म कि आपको मेरी आवाज़? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम ऑटोमेशन की बात करेंगे, बिकॉज data center complex environment, so that's why there is need of automation and there are also other factors को अब हम ऐसा ऐसा इसमें डिस्कस करेंगे। और ऑटोमेशन का जो क्लाउड में, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो अमल दखल है उसको हम देखेंगे। ऑटोमेशन की एक छोटी सी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कभी आप अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहीं पे आपको वो जो है वो एक सेल्फ सर्विस का पोर्टल होता है या ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं और आप जो है वो नया पासवर्ड जो है वो आपको या तो ईमेल हो जाता है या लिंक आ जाता है जिसमें आप पासवर्ड चेंज करते हैं अल्टरनेट ईमेल पे। तो इस तरह की जो ऑटोमेटिक यानी जो ऑटोमेटेड सेटअप्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में हम एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे कि किन किन चीज़ों की जरूरत। ये सेक्शन ऑटोमेशन पे है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ इस तरीके से कि एक्सप्लेन व्हाई क्लाउड सिस्टम्स नीड ऑटोमेटेड सपोर्ट मैकेनिज्म्स। The second thing is the examine the different aspects of automations. Obviously, uh, not everything can be automated. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह की पावर सप्लाई खराब हो गई किसी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स के तहत रिप्लेस किया जा सके। बट there are many tasks like for example operational tasks and also different stages or steps which can be automated. So the the procedures aspect of automation, they include procedures that have been automated as well as the conceptual level of automation. So examine why so many automation systems have arisen, because जब आप ऑटोमेशन टूल्स की या जो सिस्टम्स हैं उनकी बात करेंगे तो देयर आर मेनी टूल्स व्हिच आर नॉट ओनली डेवलप्ड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर itself but also there are third party tools are also available. ओके, लास्ट जो हमने स्टडी किया था या जिस टॉपिक को डिस्कस किया था उसका कलर वर्चुअल स्टोरेज के साथ था। और उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए थे वो हमारे सामने लिस्ट में मौजूद है। और एक चीज़ जो
हमने जानी थी वो ये कि लास्ट जो हमारा सेक्शन था, जो पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें जो क्लाउड के जितने भी जो एरियाज हैं वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। अब हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो अब क्लाउड की इम्प्लीमेंटेशन या जो समझे कि जो क्लाउड की रियलाइजेशन की तरफ जो कंपोनेंट्स हैं, उनको डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट विच, यहाँ कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं कि देयर आर 3 different type of groups which primarily need automation. One is the individual customer which subscribe to a cloud service. It need services. Similarly, the customers, they क्लाउड कस्टमर्स कहलाएंगे। इंडिविजुअल कस्टमर्स और क्लाउड कस्टमर में जो फर्क होगा वो ये होगा कि जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो एक सिंगल सिस्टम या जो समझिए प्राइवेट एरिया की बात हो रही है, जिसमें सिस्टम सिंगल और स्टैंड अलोन सिस्टम, और इस तरीके से क्लाउड में एक ऐसा कस्टमर जो क्लाउड के साथ जुड़ा है। The last one is the cloud provider because they also need the tools to primarily manage the automate the management tasks. So these 3 categories of groups exist. And as per the book, these are the user categories in which the automation is. So इसकी डिटेल भी नीचे दी गई है. So automation focuses on making tasks easier and faster. That means without the intervention of the operator. So when we talk about the individual customer, we are primarily talking about the customer who is primarily using storage and some applications, like for example browser-based applications and even client-based applications, that means client-server type applications as well. So these are the areas. Mostly common area is the data storage. Then cloud customers, the management tools are available from the cloud provider, and also as well as these are available from third party. So sometimes it is very hard for a cloud customer to primarily select a appropriate management or automation tool. Mostly the customer go with the provider phase. लेकिन एक चीज याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, the tools provided by them are very basic in nature. So sometimes third party tools या जो समझे कि जो टूल एप्लीकेशन लेवल की मॉनिटरिंग रखते हैं उनकी जरूरत जो है वो पड़ती है। तो कस्टमर बाज दफा इन टूल्स को खुद ही बना रहा होता है और बाज दफा जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स को प्राइमरी फोकस कर रहा होता है। लेकिन जब क्लाउड प्रोवाइडर लेवल पे जाएंगे तो इस सूरत में चूंकि अब डेटा सेंटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो इसमें जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो दे शुड बी एडवांस, क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया है। लेकिन किताब में जो है वो एक ही चैप्टर जो है इसके ऊपर बहुत कंडेंस फॉर्मेट में उन्होंने दिया है, बट दे ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन दिस ऑटोमेशन एरिया। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। इस स्लाइड का जो थीम था वो सिर्फ ये बताना कि कौन कौन से ग्रुप्स जो है उनको ऑटोमेशन की ज़रूरत है और ऑटोमेशन की डेफिनेशन क्या है। सो ऑटोमेशन प्रोसीजर्स आर द टूल्स मैनेजमेंट टू मेक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ईजी। So why there is a need of automation? Because if we talk about the data center setup, एक दफा डेटा सेंटर आपने सेटअप कर लिया, दैट मीन फैसिलिटीज जो है वो फिजिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी हो गई, सर्वर्स की प्लेसमेंट हो गई, एंड देन सर्वर्स आर कॉन्फ़िगर्ड एंड आल्सो द स्विचेस व्हिच आर, जब ये चीजें सारी कंप्लीट हो गई, देन there is a need to manage the operation of the data center. So because
because the management of operation of the data center is complex. So there is a chance of human level, yeah, operator level, to reduce the errors which are linked to the operator is derivative, one of the driver for go for automation. इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन का रोल ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ऑपरेशन का रोल जो है वो मोस्टली टास्क परफॉर्म करने की बजाय मॉनिटरिंग के लेवल पे चला जाएगा, सो दैट दे कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दे विल इंटरवेन व्हेनेवर देयर इज अ नीड। तो इस तरीके का टास्क है, वरना कन्वेंशनल जो ऑपरेशन है, अगर आप देखें किसी भी डेटा सेंटर में, तो आपको डेटा सेंटर के अंदर कुछ ना कुछ लोग जो है कुछ टास्क परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। 24 आवर्स में किसी भी टाइम आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन over the period of time, because these automation tools are developed and used at different levels, so जो पर्सन हैं उनका डेटा सेंटर में जाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। ओनली दे गो व्हेन देयर इज अ नीड, एंड आल्सो ए टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक आर्म्स या रोबोट्स कह लें कि जो कि प्राइमरी ह्यूमन को उस एरिया से थोड़ा सा दूर रखेगी। इसमें बेनिफिट्स भी हैं और थोड़ा सा नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि ह्यूमन जो है वो उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा दूर रहेगा जहाँ ये कंप्यूटिंग हो रही है, और लेकिन उसमें जो नेगेटिव एलिमेंट है वो ये है कि फिर जो मैनेजमेंट के लिए लोगों की तादाद होगी वो फिर कम हो जाएगी। तो ऑपरेशंस में लोगों की तादाद की थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द डेटा सेट। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स या यूँ समझिए कि कुछ जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें प्राइमरीली ऑटोमेशन की जरूरत है, उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। One is there are many users which are primarily subscribing to a cloud provider. So there are thousands of tenants, thousands of customers at cloud level. So the scale is become extreme. Similarly, there are services, and these services are diverse nature. So there may be hundred thousands of different kind of software services which are available at a particular cloud provider. इसी तरीके से the environment is constantly changing because new users are coming, and also the existing users are requesting the change, which may be grow change or maybe to the side that the downside change. So upside and downside changes are also there. User may change their subscription. User may change their, for example, the need of computing and the data storage. So because the change is constantly requesting by the users, so it is difficult to handle or manage in a timely manner. So there is need of software or the automation tool which cater these aspects. And another thing which is related with the human error, जितना भी आप operations में training दे दें या जितना भी आप उनको, there is always a chance of human error, and sometimes misconfiguration can propagate very easily due to the operator error. So to address the challenges faced by few challenges, because not every challenge is addressable by automation. But to address most of the challenges, there is a need of automation. अगर आप याद करें तो एक चीज हम इसमें कुछ टाइम पहले हमने स्टडी किया था, that is called lights out data center. The data center which is highly reliable, relying on the automation. तो इसमें के जो बहुत सारे टास्क प्रॉपर्ली हैंडल करना, तो that is the concept was called the lights out data center. थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें. So let's see one example in which a virtual machine is deployed.
So what are the different steps which exist so that we can see the decomposition of automation requirement at different levels. So in this example, we see different steps in which a virtual machine is deployed. ये किताब से हमने इस slide को लिया है. So step 1 is choose a server on which to run the VM. So the first step is a physical server ताकि उसके अंदर हम उस virtual machine का setup जो है वो बने या deployment का setup उसमें बने. Number 2 is configure the hypervisor on the server to run the VM. So that means hypervisor need to be configured so that a new VM should be there. Then number 3 step is assign an IP address to the VM ताकि VM जो है या virtual machine जो है वो फिर आप communicate कर सकें network पे. Number 4 is configure the network to forward packet for the VM, which may involve configuring the Linux virtual network. That means the VXLAN. VXLAN या virtual extended LAN जो है इसका concept हमने पढ़ा था कि जो Ethernet VLAN है उसी को extend करके cloud provider के लिए या वो VXLAN का जो concept है. So after the IP address कि किस नेटवर्क के ऊपर इस VM में काम करना है या प्रेजेंट होना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन. Then the fifth step is choose a remote disk server and allocate storage for the VM according to the Linux specification. So remote disk server is also needed. उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन ताकि वो जब सिस्टम बूट अप हो VM जब बूट अप हो तो इनफ स्टोरेज जो है वो अवेलेबल. And configure the hypervisor to send request from the VM to the storage server. And also ये जो है वो request send storage और VM के दरमियान communication step. I'm sure these are not the complete steps. जब आप इसको पुट करने जाएंगे या आप इसको बना रहे होंगे किसी एक सेटअप के लिए, then there may be some more steps as compared to here. तो हमने तो इस पे काम किया है. You know that additional steps as well. देखिए जो सवाल पूछ रहे हैं शेरोज पूछ रहे हैं कि नेटवर्क जो है वो क्या है. लेकिन जो कस्टमर है ना प्राइमरीली जो क्लाउड कस्टमर है उसी को यहाँ पे जो है वो टिनेट का नाम दिया जाता है. जैसे वो आमतौर पे टिनेट तो वो लोग होते हैं जो किराएदार होते हैं, यानी जो आमतौर पे हम अपने जो सोशल सेटअप में टिनेट को जानते हैं कि जो किराएदार होते हैं. तो ये सब्सक्रिप्शन बेस समझ लें आप इसको कि जो भी क्लाउड में सब्सक्राइब करेगा वो उसका टिनेट बन जाएगा. अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो टिनेट है वो प्राइमरीली एक कस्टमर हो या यूँ समझे कि एक एंड कस्टमर हो. टिनेट जो है वो उसका अपना एक जाती नेटवर्क भी हो सकता है. जैसे कुछ जमाने में यानी कुछ टाइम पहले या अभी भी मौजूद है कि बड़े बड़े नेटवर्क्स जो हैं वो जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल ISPs हैं वो बड़े नेटवर्क्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं. तो इस तरीके से वो उसके टिनेट बन जाते हैं. वो फिर टिनेट जो है वो आगे सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा. ये एक हायरार्किकल का स्ट्रक्चर होता है. तो टिनेट जो है वो एक चीज जो है वो शेयरों में यकीनन आप ये चीज समझ गए होंगे. टिनेट जो है वो कस्टमर का अल्टरनेटिव है इस कॉन्टेक्स्ट में. ओके, थैंक यू वेरी मच. अब हम थोड़ा सा आगे चलने चाहेंगे लेकिन एक दफा थीम इसका देखें कि इस स्लाइड के अंदर डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं और कॉन्टेक्स्ट क्या है ताकि हम समझ जाएं कि वी आर प्राइमरली टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन एट ईच लेवल. सो whenever we want to automate the step 1, so a server is automatically selected to run the VM. When we primarily talk about the automation at step number 2, so that means the hypervisor is configured to run that particular VM. And similarly, when we talk about the step number 3, इसके आगे example भी आएगी. Then it is primarily assigning the IP address to the VM. And similarly, all of the steps can be automated, and together these all steps
आर ऑटोमेटिक टू डिप्लॉय एग्जाम्पल भी है। इसमें कुछ इंटरनेट पे ऑनलाइन लैब्स भी हैं। अगर आप किसी फ्री सर्वर को एक्सेस करते हैं या लॉन्च करते हैं तो बैकग्राउंड में ये तमाम स्टेप्स होते हैं। ओके, सो एक समरी है नीड ऑफ ऑटोमेशन की, बिकॉज इवन ए ट्रिवियल प्रोसीजर दैट मीन ए सिंपल प्रोसीजर सच एज डिप्लॉइंग ए वीएम requires multiple configuration steps. Manual operations does not suffice, does not sufficient. So operating an entire data center efficiently require automation because there may be multiple tenants coming and going, and they want sometimes new VM setup, sometimes the old VM setup is revoked, उसको खत्म कर दिया जाए. So this kind of tasks can be automated. ट्रिवियल प्रोसीजर जो है आमतौर पे जो ट्रिवियल प्रॉब्लम होती है उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं. नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम, तो ये मैथमेटिक्स से इन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट लिया है. तो इस किताब या इस प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको सिंपल प्रोसीजर कह सकते हैं. सिंपल. ओके सर, थैंक यू. जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बेटा पूछिए. नहीं सर, मैं यही पूछ रहा था कि ट्रिवियल प्रोसीजर क्या होता है, वो आपने बता दिया. जज़ाकल्लाह. असल में इसकी बुक में थोड़ा सा जो है वो कुछ ऐसी टर्म्स का भी यूज किया गया है जो नॉर्मली हम कंप्यूटिंग में यूज नहीं करते, लेकिन इसको आप जो है वो सिंपल प्रोसीजर या स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर कह लें. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसी तरीके से मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम, a problem which having multiple solutions or the solution is not readily available, so you have to assume a variable. ये मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे मैथमेटिक्स पे या ट्रिवियल पे तो आपको वो एक डिटेल में सारी चीजें बता देगा. बट हियर इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर. आगे चलते हैं. सो व्हाट कैन बी ऑटोमेटेड? ऑब्वियसली नॉट एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, बट there may be many tasks which can be automated. So most of the operational tasks can be automated. और जो लोग डेटा सेंटर में या आईटी से लिंक्ड हैं, मैंने आप लोगों से पूछा था तो मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट्स एंड दे आर लिंक्ड टू आईटी डिपार्टमेंट्स. So though that you are familiar with some operational tasks like backup and restore kind of tasks, and similarly performing different configurations whenever they are required. So these kind of tasks are operational tasks. So most of the operational tasks can be automated. इसी में जो थोड़ी देर पहले मैं बात आपसे कर रहा था, we have already studied a concept lights out data center. So that approach for data center is heavily relying on the automation software. So automated procedures and the processes in the lights out data center approach. So also there is list of possible tasks for automation. जैसे कि यहाँ कुछ लिस्ट में बताया गया है, इनको हम देख लेते हैं. First is the creation and deployment of new virtual resources. Virtual resources में आपके पास जो है वो आमतौर पे डिस्क रिसोर्सेज है, नेटवर्क रिसोर्सेज है, और भी इसके अलावा कंप्यूटर जैसे जो आपके पास प्रोसेसर लगे हुए हैं. सिमिलरली एवरी कंप्यूटर रिसोर्स जो कि वर्चुअल फॉर्म में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में मौजूद. सो देयर क्रिएशन एंड डिप्लॉयमेंट कैन बी ऑटोमेटेड. वर्कलोड मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग कैन बी ऑटोमेटेड. ये दो डिफरेंट चीजें हैं. मॉनिटरिंग में आप जस्ट किसी की जो है वो जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनकी लॉगिंग की बात कर रहे होते हैं, और अकाउंटिंग जो है उसका तलब थोड़ा सा ऑडिट के साथ भी, या जो यूजर अकाउंट्स हैं उनकी जो इवेंट्स हैं उनके साथ लिंक है. तो टुगेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सम इवेंट लॉगिंग मैकेनिज्म जो कि प्राइमरीली वर्कलोड के साथ एसोसिएटेड है. उसकी वजह ये है कि क्लाउड के अंदर चूंकि जो पेमेंट्स हैं वो सारे की सारी यूजेज बेस्ड है.
डिपेंडिंग अपॉन जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हुए हैं. So workload is primarily the main component which is used for payment or billing. So that's why its monitoring and accounting is very much required. Then safety and recovery, ये भी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैंने एक ही लाइन में लिख दी है. ठीक है, सेफ्टी से मुराद ये है कि आप सिस्टम को सेव करें फिजिकली भी, और इसके साथ साथ जो है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे भी, यानी एंटीवायरस और इस तरह. और रिकवरी से मुराद ये है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम जो है वो, अभी जैसे कि स्विच फेल हो गया है या कोई ऐसी चीज जो प्राइमरी सिस्टम फेल हो गया है, तो कोई एक टाइम फ्रेम सेट हो जिसमें वो रिकवर हो सके. तो इस ऑटोमेटेड रिकवरी की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल जिसमें क्लस्टर बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स होती हैं. क्लस्टर बेस्ड डिप्लॉयमेंट में आमतौर पे एक एक्टिव क्लस्टर होता है और कुछ पैसिव क्लस्टर्स होते हैं. अगर एक्टिव क्लस्टर को कुछ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो पैसिव क्लस्टर है वो टेक ओवर कर लेते हैं. क्वेश्चन भी है, हम क्वेश्चन भी एक ले लेते हैं. Okay, can we do version control in automation? थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन डॉक्यूमेंट लेवल पे तो कर सकते हैं. लेकिन जहाँ तक वो सॉफ्टवेयर लेवल पे है, उसके लिए फिर आपको जो है वो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आप वर्जनिंग जो कंट्रोल है वो कर सकें. लेकिन आमतौर पे मैंने देखा है कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है, वर्जन कंट्रोल के लिए एक अलग मैकेनिज्म बनाया होता है, जो कि प्राइमरी रिपोजिटरी और उसके साथ लिंक डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में होता है. लेकिन जिस चीज से हम फेमिलियर हैं वो डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे वर्जनिंग तो है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का शेयर पॉइंट पोर्टल और इस तरह की सर्विसेज हैं. लेकिन जो सॉफ्टवेयर लेवल पे जो वर्जन कंट्रोल है ना, उसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो इस वक्त हमारे पास नहीं है. लेकिन इसके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो बाकायदा प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो वर्जन कंट्रोल के फैमिली होते हैं. क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्जन कंट्रोल जो है उसको वो अचीव करें. थैंक यू वेरी मच. नॉलेज कर दिया. नाउ वी आर मूविंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड अपग्रेड्स. सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट्स और जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं, बच्चे ये दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हम इनको सिनोनिमस भी दे सकते हैं. सो दिस टास्क कैन बी ऑटोमेटेड, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना वो डिबेटेबल इशू है. डिबेटेबल इशू ये है कि देयर आर अपग्रेड्स एट टू लेवल्स. वन इज एट सिस्टम लेवल एंड वन इज एट एप्लीकेशन लेवल. देखिए, इन चीज़ों से तो हम लोग, चूँकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है और हम जानते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद वो एक छोटी सी हमारे पास एक वो आ जाता है कि दीज एप्लीकेशंस जो है ना, इनको आपने अपडेट करना है. तो इससे तो हम मोस्टली फेमिलियर हैं इससे. लेकिन सिस्टम लेवल जब अपग्रेड आते हैं या अपडेट होते हैं, देन दे नीड सम डाउन टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज सिस्टम में जब चेंजेस आती हैं देन सिस्टम हैज टू बी रीबूट. इसमें डाउन टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज प्राइमरली सम कंसर्न. और इसी तरीके से अगर आपने रिलायबिलिटी के टॉपिक्स पढ़े हुए हों जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, तो उस कंसेप्ट को अगर आप रिकॉल करें तो उसमें आपके जहन में होगा कि जो हार्डवेयर प्राइमरली जो हार्डवेयर फेलियर और जो सॉफ्टवेयर फेलियर है, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं. हार्डवेयर फेलियर में तो आप मीन टाइम टू फेलियर और जो एक वो जो कर्व बनती है जिसमें जो है वो यूजफुल लाइफ के लिए टफ टफ कर्व बनती है. और लेकिन सॉफ्टवेयर में वो कर्व जो है ना वो थोड़ी सी जरा डिफरेंट बनती है. और सॉफ्टवेयर में खासतौर पर सिस्टम लेवल अपडेट्स जो है ना, वो जो रनिंग एप्लीकेशन या जो सर्विसेज है ना, उनको इफेक्ट नेगेटिवली करने की कैपेबिलिटी रखती है. तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जो सिस्टम ऑपरेशंस हैं वो तो इन्फोर्स करना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम सिस्टम अपना अप टू डेट रखें. लेकिन जो सॉफ्टवेयर की जो प्राइमरीली जो कस्टोडियन है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जब तक उसको अच्छे अंदाज में टेस्ट कर ना ले उस वक्त तक वो उसको अलाउ नहीं करते. तो ये थोड़ा सा जरा
एक एरिया है जो कि थोड़ा सा जरा मेरे ख्याल के मुताबिक एक सिंपल बुक ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ज्यादा ज्यादा नहीं डिटेल में नहीं बताया। एनीहाउ, अनदर थिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। अगर कुछ लोग जो फायरवॉल पे काम करते हैं वो यकीनन रियलाइज करेंगे कि कुछ अरसा पहले तक जो फायरवॉल अगर आप रिप्लेस करते थे तो इट वाज ए वेरी ग्रेट चैलेंज कि आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यानी जो फायरवॉल का हार्डवेयर है उसको रिप्लेस करें। लेकिन कुछ अरसे के बाद कुछ वेंडर इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट्स या यूँ समझे कि वेंडर इंडिपेंडेंट जो एक स्टैंडर्ड्स डेवलप हो गए जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन दूसरे हार्डवेयर पे जो चाहे दूसरे वेंडर का हो या उसी वेंडर का कोई डिफरेंट वर्जन हो उस पर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो लाइफ थोड़ी सी इजीली हो गई है ऑटोमेशन टूल्स की मदद से। सो दिस आर लिस्ट ऑफ पॉसिबल टास्क which you can consider for possible automation। यकीनन और भी कुछ चीजें होंगी, जैसे अभी वर्जन कंट्रोल के बारे में उन्होंने कहा, वर्जन कंट्रोल शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड शुड बी ऑटोमेटेड, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि जो सॉफ्टवेयर लेवल है उसका जो प्रोसेस या वर्क फ्लो है वो क्या है। यहाँ किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेके हम एक अटेंडेंस लगा लेते हैं ताकि अटेंडेंस जो है वो भी सिस्टम में आ जाए। तो जो मेंबर मौजूद है उनकी हम अटेंडेंस आज के दिन में ओके। अचानक बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मेरे पास आ गए हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, वी आर टुडेज क्लास। अदील तो मुझे नजर आ रहे थे, अतीक भी है मौजूद। जी अतीक है, अतीक नजर नहीं आ रहे। जी सर, यस सर, मैं हूँ हाँ अतीक। अतीक मौजूद है, मोहित भी मौजूद है। मोहित थोड़ी देर पहले मुझे नजर आए थे। रिजवान है। जी सर मैं हूँ। थैंक यू बेटा रिजवान। इसके बाद मोहम्मद तामील भट्टी। तामील नजर आ रहे थे क्या आपको अपने पास? तामील भट्टी और उमर, उमर नजर आ रहे थे क्या? उमर नजर आ रहे। सरोश अहमद, सरोश कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं सरोश तो नजर नहीं आ रहे। हसन, हसन भी है। उमैर, उमैर है। जी सर मैं हूँ। उमैर भी मौजूद है। वकार भी नजर आ रहे हैं। ओके, सरोश नजर नहीं आ रहे और इसके साथ साथ जो है वो तामीम भट्टी, ये दो लोग नजर नहीं आ रहे मुझे। तो बस अगर आप सरोश अहमद, ये एक अटेंडेंस हमारी हो गई। अब हम एक नई अटेंडेंस जो है वो लगा लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में रजिस्टर हैं। तो इसमें दो दो सब्जेक्ट मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अनस है, अनस कहीं नजर, अनस है मौजूद? हाँ अनस मौजूद है। हनीफ, हनीफ मौजूद है? हनीफ नजर नहीं आ रही। शेरोज शकील है और शराज, शराज कहीं नजर आ रही है? शराज और हनीफ नजर नहीं आ रही। चलो अटेंडेंस तो लग गई। अब मुझे जो है वो बाकी जो हमारे पीछे दो तीन क्लासेस होंगी उनके अटेंडेंस भी मुझे मार्क करनी है।
मैं देख के जो आप लोगों ने अटेंडेंस दी थी उससे मार्क कर दूंगा इंशाल्लाह। अब हम जो है वो अपने सेशन की तरफ दोबारा चल रहे हैं। Okay, we have gone through this. What can be automated? Or no, what are the levels of automation? अच्छा, यहाँ पे हम कुछ स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी जो तकरीबन 15 मिनट के वक्फे के बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। So there are different approaches to automation. Okay, so in many approaches, there is one approach which talk about the level of automation. So this is one approach. यानी एक approach, typical approach towards automation, the typical approach towards automation, because there are many approaches. So it starts with the level 0, where there is no automation, but all the operations are manual. Then in level 1, so the preparation and the configuration is automated. तो आप ये देखें कि जो VM है, VM की preparation और उसकी जो configuration है, यानी IP assignments और जो network की जो assignments हैं, वो they are primarily automated at this level. So इसका मतलब ये कि if we are talking about level 1 automation, according to this typical approach, then we have a system in which the virtual resource preparation and configuration is automated. अगर हम इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएं, सो ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि थोड़ा अर्सा पहले हमने इस पे वर्किंग किया था, दे प्रोवाइड बेसिक लेवल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट्स इन देयर पैकेज। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की मॉनिटरिंग और मेजरमेंट्स चाहते हैं तो उसके फिर वो अलग से चार्ज करते हैं। So दूसरे लेवल का मतलब ये है कि we have achieved the level 1 and now we are talking about level 2, which is primarily include the level 1 as well. So automated monitoring and measurements. ये monitoring and measurements तो समझ में आ गया, लेकिन there is also one thing which is called the forecast. जैसे weather forecasting, ये कल क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है. Some organization can afford these kind of analysis as well, ताकि जो है वो उनको पता चलता रहे कि फ्यूचर में उनकी जो कंप्यूटिंग की नीड है या उनकी जो कस्टमर्स जो जिनको वो आगे सर्विस दे रहे हैं उनकी नीड क्या है. डू दे नीड टू स्केल अप और डू दे नीड टू स्केल डाउन. समटाइम्स क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में आपने देखा होगा कि एक फेमस सेइंग है कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट. सो बिजनेसमैन यूजुअली दे work in a corporate type of structure in which they have multiple businesses, या एक ही बिजनेस में मल्टीपल जो है ना उनके पास वो होती है अर्निंग एंटिटीज होती है. जैसे एक पर्सन के पास 10 बसें हैं, सो नॉट एवरी बस इज अर्निंग बट एटलीस्ट 5-6 आर अर्निंग एट ए टाइम. सो इस तरीके से जो है ना वो सो ऑटोमेटेड एनालिसिस ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शन विल हेल्प टू मेक सम informed type of decisions early on, यानी ये समझे कि proactive type of things. So many organizations जो कि थोड़ी जरा strong हैं, they can afford these. And then also automatic identification of root causes. So there may be some problem, and a software which can primarily know and have a knowledge base of problems, a problem knowledge base. So can refer to that problem knowledge base and try to fix the problem. So this is automatic identification. It does not actually solve the problem. It just gives you the list. These are 1 or 2 problems are most likely, and then there is a manual operation के जो operator है वो उसको verify करेगा इसमें कौन सी actual problem है और उसके बाद उसको solve करेगा. So this level restricts the identification only. Okay, we have only 1 minute left, so just complete this 5th one. This is automatic remediation of problems. So some known problems can be automatically fixed by achieving this level.
तो यहाँ तक हम रखते हैं इसको। अब नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद दोबारा हम सेकंड सेशन के लिए इंशाल्लाह आपको जो है वो फॉर्म करेंगे और फिर हम सेकंड सेशन में आगे या जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे।